हेलो स्टूडेंट्स, चलिए ठीक है। आज हम लोग मिशन एनसीईआरटी के अंतर्गत एक नए टॉपिक चुने हैं, एरोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक रेस्पायरेशन वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन जैसे नाम से स्पष्ट है, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जो है ये हवा की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, हवा का मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। चलिए हम लोग जानते हैं कि रेस्पायरेशन जो होता है, रेस्पायरेशन दो टाइप से होता है। एक होता है एरोबिक रेस्पायरेशन और एक है एनारोबिक। एनारोबिक और एरोबिक, यहाँ हम लोग का टॉपिक है एरोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक रेस्पायरेशन का मीनिंग क्या होता है कि जो रेस्पायरेशन जो है प्रेजेंस ऑफ O2, O2 की उपस्थिति में जो रेस्पायरेशन होगा उसको एरोबिक रेस्पायरेशन कहेंगे। और एनारोबिक रेस्पायरेशन का मतलब हो गया कि जो एब्सेंस ऑफ O2 होगा, हवा की अनुपस्थिति। यहाँ हवा का मतलब O2 का सेंस है। O2 की उपस्थिति में जो है होगा वो एरोबिक होगा और O2 की अनुपस्थिति में होगा वो एनारोबिक होगा। तो चूँकि आज हम लोग का टॉपिक एरोबिक रेस्पायरेशन है, हम लोग एनारोबिक रेस्पायरेशन के बारे में देखे भी थे, फर्मेंटेशन के केस में देखिएगा। फर्मेंटेशन का जो वीडियो है, फर्मेंटेशन के वीडियो में आप देखिएगा तो एनारोबिक का जो है चर्चा है। उसमें कुछ लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया हैं, ईस्ट है, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। बाकी जितने भी सेल्स हैं, स्पेशली यूकैरियोटिक सेल्स जो है वो एरोबिक रेस्पायरेशन करते हैं, अपना श्वसन जो है O2 की उपस्थिति में करते हैं। तो एनारोबिक और एरोबिक दो तरह के रेस्पिरेशन हुए। आज हम लोग का टॉपिक है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन को हम लोग देखते हैं। चलिए, अगर आप लोग को जो है स्क्रीन पर अगर ये छोटा अगर लग रहा होगा तो आप लोग किताब जो है साथ में लेके बैठिएगा और किताब में देखिएगा। किताब लेके साथ में बैठिएगा, पढ़िएगा, तो जो भी कहीं थोड़ा सा छोटा लग रहा होगा उसका समस्या जो है सॉल्व हो जाएगा। चलिए एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं हम लोग। इतना ही बड़ा हो सकते हैं। चलिए, कह रहा है कि फॉर एरोबिक रेस्पायरेशन टू टेक प्लेस विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया, द फाइनल, कहता है कि रेस्पायरेशन जो होता है, एरोबिक रेस्पायरेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। एरोबिक रेस्पायरेशन कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस का जो फाइनल प्रोडक्ट है पायरुवेट, ग्लाइकोलाइसिस का जो हम लोग देखे हैं कि जब ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होता है, मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ग्लाइकोलाइसिस, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ग्लाइकोलाइसिस होता है तो उसका फाइनल प्रोडक्ट पायरुविक एसिड बनता है।
इस पायरुवेट ग्लूकोज का जब ग्लाइकोलाइसिस होगा तो पायरुविक एसिड बनेगा। तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड पायरुवेट इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। यहाँ पायरुवेट जो है ये पायरुविक एसिड का आयनिक फॉर्म है, आयोनिक फॉर्म ऑफ पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड को अगर आयनिक रूप में लिखना होगा, आयनिक फॉर्म में लिखना होगा तो पायरुवेट बोलेंगे। उसका जो है सिंपल पायरुविक एसिड है, उसी का आयनिक रूप पायरुवेट। तो ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज का जब ग्लाइकोलाइसिस होता है तो उसका फाइनल प्रोडक्ट पायरुविक एसिड बनता है, पायरुवेट बनता है। वही यहाँ कह रहा है कि द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस पायरुवेट, द फाइनल प्रोडक्ट पायरुवेट is transported from the cytoplasm into mitochondria। ये ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया जो है, ये इतना काम जो है साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन मतलब ग्लाइकोलाइसिस इनटू पायरुविक एसिड ये कहाँ होता है? सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। मतलब ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है और पायरुविक एसिड बन जाता है। ये पायरुविक एसिड अब ट्रांसपोर्टेड होता है कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये पायरुवेट, पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म में बना, साइटोसोल में बना और वहाँ से जो है ट्रांसपोर्ट होके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रवेश करता है और इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक रेस्पायरेशन होता है। इसका जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इस पायरुविक एसिड का जो है कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। इसी के अंदर क्रेब साइकिल चलता है और उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। तो पायरुविक एसिड भी जो है डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाता है। पायरुविक एसिड पहले एसिटाइल कोएंजाइम के रूप में कन्वर्ट होता है। पायरुविक एसिड पहले एसिटाइल कोएंजाइम ए के रूप में कन्वर्ट होता है और तब जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रवेश करता है, जिसको हम क्रेब साइकिल में इस डिटेल्स पढ़ेंगे कि कैसे पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है और तब जाके माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है। यहाँ पर हम डायरेक्ट स्टेप में बोल दिए कि पायरुविक एसिड पायरुवेट जो है एरोबिक रेस्पायरेशन के लिए कहाँ जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन वो डायरेक्ट नहीं जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम के रूप में प्रवेश करता है। चलिए देखते हैं। अब कहता है कि द क्रूशियल इवेंट्स इन एरोबिक रेस्पायरेशन आर, मतलब एरोबिक रेस्पायरेशन का जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो नीचे लिखा हुआ है, पॉइंट में लिखा हुआ है। तो इतना में हम लोग क्या सीखे कि एरोबिक रेस्पायरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, तो उसका इंड प्रोडक्ट जो है फाइनल प्रोडक्ट पायरुविक एसिड बनता है और पायरुविक एसिड जो है एसिटाइल कोएंजाइम में टूटता है और एसिटाइल कोएंजाइम में टूट के वो फिर माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है और वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है एरोबिक रेस्पायरेशन होता है। क्रेब साइकिल चलता है, जो अगले वीडियो में हम लोग क्रेब साइकिल पर चर्चा करेंगे। चलिए इतना बात समझना है। अब इसकी एरोबिक रेस्पायरेशन का हम लोग यहाँ कुछ महत्वपूर्ण जो घटना है उसके बारे में देखते हैं। कहता है पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन, पूर्ण ऑक्सीकरण ऑफ पायरुवेट बाय द स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम लिविंग 3 molecules of CO2।
इसका मीनिंग क्या हुआ कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, पायरुवेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन जो है स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन एटम, मतलब स्टेप वाइज जो है सभी हाइड्रोजन एटम क्या होते हैं, जो पायरुवेट के अंदर जो हाइड्रोजन एटम होते हैं वो स्टेप बाई स्टेप क्या होते हैं, रिमूव होते हैं, और 3 मोलिक्यूल्स ऑफ CO2 भी क्या होते हैं, उससे निकलते हैं, लिविंग 3 मोलिक्यूल्स ऑफ CO2। माने उस पायरुविक एसिड का, पायरुवेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन में जितने भी ऑक्सीजन है वो और 3 मोलिक्यूल्स CO2 क्या होते हैं, निकलते हैं, तब जो है पायरुविक एसिड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है। द पासिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड एज पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू मोलिकुलर O2 विथ साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ ATP। ATP जो है एनर्जी का रूप हो गया, ATP यहाँ पर एनर्जी का रूप हो गया। कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, माने जब ये हाइड्रोजन रिमूव होते हैं स्टेप बाई, तो कहता है कि वो पासिंग ऑन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड एज पार्ट ऑफ हाइड्रोजन, ये जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो किस रूप में निकलते हैं, हाइड्रोजन के रूप में निकलते हैं, विथ साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ ATP, और साथ साथ जो है ATP का भी निर्माण। मैंने सीधा सीधा अगर अर्थ इसका समझे तो जब पायरुवेट जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रवेश करते हैं तो उससे जो है हाइड्रोजन आयन जो है क्या होते हैं, रिमूव होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन के रूप में होते हैं, और वो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है माइटोकॉन्ड्रिया में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में प्रवेश करते हैं और वहाँ से एनर्जी का निर्माण होता है। इस स्टेप को और थोड़ा डिटेल्स हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ेंगे, वहाँ पर और बात क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि व्हाट इज इंटरेस्टिंग टू नोट इज डैट द फर्स्ट प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, while the second process is located on the inner membrane of mitochondria। चलिए पायरुवेट, ये बात आगे चल के और क्लियर होगा। पायरुवेट विच इज फॉर्म बाय द ग्लाइकोलाइटिक कैटाबोलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अभी हम लोग देखे हैं ये जो पायरुवेट है कैसे बनता है, ग्लाइकोलाइटिक कैटाबोलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, वो जो ग्लूकोज अभी देखे हम लोग कार्बोहाइड्रेट का ग्लाइकोलाइटिक कैटाबोलिज्म होगा तो पायरुवेट बनेगा। अभी हम लोग देखे हैं एक ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है तो इसका ग्लाइकोलाइसिस होगा तो टूटेगा मतलब कैटाबोलिज्म होगा। ये प्रोसेस को हम लोग ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, इसीलिए कहता है ग्लाइकोलाइटिक कैटाबोलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ग्लाइकोलाइटिक कैटाबोलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होगा तो क्या बनेगा, पायरुवेट बनेगा, पायरुविक एसिड बनेगा। इन द साइटोप्लाज्म, यहाँ साइटोप्लाज्म में ये जो है ग्लाइकोलाइटिक कैटाबोलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट कहाँ होता है, साइटोसोल में होता है। आफ्टर इट इंटर्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, उसके बाद जो है इसके बाद वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या होते हैं, प्रवेश करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रवेश करते हैं। अंडरगोज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, अंडरगोज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन बाय द कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ रिएक्शन कैटालाइज बाय पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज। ये सभी इंजाइम्स हैं, प्रोसेस है
जो प्रोसेस चलता है पाइरुवेट को जो है कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए, ये सब रिएक्शन है। ये सब चीज़ आप जो है क्रेब्स साइकिल में बहुत बढ़िया से समझ जाइएगा, वहीं पर जाके क्लियर होगा। चलिए, द रिएक्शन कैटालाइज्ड बाय पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज रिक्वायर द पार्टिसिपेशन ऑफ सेवरल कोएंजाइम्स। यहाँ कह रहा है कि द रिएक्शंस कैटालाइज्ड बाय पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज required the participation of several coenzymes including NAD and coenzyme A। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखिए इस इक्वेशन से इसको आप समझ सकते हैं। देखते हैं हम लोग का पायरुविक एसिड बना है, जब ग्लूकोज का कार्बोहाइड्रेट का कैटाबोलिज्म हुआ है, कैटालाइटिक ग्लाइकोलाइटिक कैटाबोलिज्म हुआ है, तो पायरुविक एसिड बना है, पायरुवेट, इसी का आयनिक पायरुवेट। पायरुविक एसिड कोएंजाइम और NAD के साथ जो है जुड़कर प्रतिक्रिया करके एसिटाइल कोएंजाइम CO2 NADH का निर्माण करता है। इसी बात को यहाँ पर जो है, इसी बात का जिक्र यहाँ पर किया गया है कि जो ग्लूकोज के कार्बोहाइड्रेट के यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा जो पायरुविक एसिड पायरुवेट बना है, वो जो है कोएंजाइम A और NAD के साथ जो है जुड़ प्रतिक्रिया करके यहाँ पर पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है और मैग्नीशियम आयन है, तो बड़ी इम्पोर्टेंट है। ये सवाल भी कई बार पूछे गए हैं कि कौन सा आयंस पायरुविक एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम में तोड़ता है। वहाँ पर ऑप्शन रहता है, मैग्नीशियम रहता है, कैल्शियम रहता है, बहुत सारे। तो हम ये बात याद रखिए, बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैग्नीशियम आयंस की उपस्थिति में पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज पायरुविक एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज कर देता है। इसके लिए पायरुविक एसिड कोएंजाइम और NAD के साथ दोनों जो है रिक्वायर है। पायरुविक एसिड जो है एसिटाइल कोएंजाइम के रूप में चेंज कर जाता है, CO2 NADH2 यहाँ पर प्राप्त होता है। बात को जो है इसको अगर याद कर जाते हैं तो बहुत सारा चीज़ अपना क्लियर हो जाएगा। तो पायरुविक एसिड हम लोग चर्चा किए थे कि पायरुविक एसिड डायरेक्ट जो है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रवेश नहीं कर सकता है, वो पहले जो है एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज करेगा। तो यही जो है पायरुविक एसिड का एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज करने का यही जो है इक्वेशन है। इसको जो है एकदम पढ़ जाना है, याद करना है, और ख़ासकर इस आयंस को जरूर याद रखिएगा, इस पे सवाल पूछा है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 2 molecules of NADH are produced from the metabolism of 2 molecules of pyruvic acid, product from 1 glucose molecule during glycolysis। ग्लाइकोलाइसिस, ये भी बात आपको जानना होगा कि पायरुविक एसिड जब एक मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होता है, तो पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं? 2 मॉलिक्यूल्स। ये चीज़ हम लोग ग्लाइकोलाइसिस में पढ़े भी थे, आपको सीखना होगा। जब 1 मॉलिक्यूल्स, एक अणु ग्लूकोज जब ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा टूटते हैं तो कितने मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड के बनते हैं? 2 मॉलिक्यूल्स। इसका क्या कारण है? ग्लूकोज जो है 6 कार्बन कंपाउंड है। ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है और पायरुविक एसिड जो है 3 कार्बन कंपाउंड है। 3 कार्बन कंपाउंड है, तो 6 कार्बन कंपाउंड जब ब्रेक करेगा तो तीन कार्बन
वाले कंपाउंड में टूटेंगे। तो इस तरह से एक ग्लूकोज के टूटने से, एक ग्लूकोज का जब ग्लाइकोलाइसिस होगा तो कितने पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स बनेंगे? 2। यही यहाँ पर जिक्र किया गया है कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 2 molecules of NAD are produced from the metabolism of 2 molecules of pyruvic acid। यहाँ लिखा है produced from 1 glucose molecule during glycolysis। produced from 1 glucose molecule during 1 molecule ग्लूकोज के जो है ग्लाइकोलाइसिस से 2 molecules पायरुविक एसिड बनता है। ये बात को जानना होगा। तो इस तरह से यहाँ पर एक मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का रिएक्शन में जो है इस इक्वेशन में, इस रिएक्शन में क्या किया गया है कि 1 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड को तोड़ा गया है। तो चूँकि अगर यहाँ पर हम 2 मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड के साथ बात करें तो 2 मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड चूँकि बना है तो यहाँ NADH2 कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ये सभी दुगुना हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग ने चर्चा किया है, इस सवाल पूछा भी है कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, मतलब पायरुविक एसिड के एसिटाइल कोएंजाइम में जो है कन्वर्सन के समय कितने मॉलिक्यूल्स NADH प्लस H बनेंगे। चाहे हम ऐसे भी पढ़ते हैं NADH2 या NADH प्लस H आयन H प्लस, जैसे आपको इच्छा करेगा पढ़िएगा। तो वही है कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 2 molecules ऑफ NAD आर प्रोड्यूस्ड। ये बात आपको याद रखना है कि इस प्रोसेस के मतलब पायरुविक एसिड का जो है एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्सन के समय कितने NADH बनते हैं? तो 2 molecules। चूँकि पायरुविक एसिड कितने होते हैं? 2 molecules। तो यहाँ समीकरण में, इक्वेशन में तो एक ही मॉलिक्यूल का चर्चा किया है। तो एक मॉलिक्यूल का चर्चा किया है तो यहाँ पर एक ही अणु जो है NADPH दिखाया है। लेकिन यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स जो है पायरुविक एसिड का है, इसलिए 2 molecule NADH प्लस H जो है बनेगा, वहीं यहाँ पर किया है। तो इतना है एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। अब कहता है कि द एसिटाइल कोएंजाइम, थोड़ा सा एक लाइन बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग थोड़ा सा देखेंगे। कहता है कि द एसिटाइल कोएंजाइम, जब पायरुविक एसिड यहाँ पर हम लोग देखे अभी कि पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम बनाया। एसिटाइल कोएंजाइम देन इंटर्स ए साइक्लिक पाथवे। ये जो एसिटाइल कोएंजाइम जो बने हैं वो कहाँ जाएंगे? साइक्लिक पाथवे, जिसको हम ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या मोर कॉमनली जो है क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। ये जो है एसिटाइल कोएंजाइम अब कहाँ प्रवेश करेंगे? क्रेब्स साइकिल, या इसी को TCA साइकिल बोलते हैं। TCA साइकिल, वहीं ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या साइट्रिक एसिड साइकिल। यही क्रेब्स साइकिल, TCA साइकिल, साइट्रिक एसिड साइकिल में इसका जो है कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, CO2 H2O और एनर्जी का निर्माण होता है। जो अगला जो है हम लोग का टॉपिक है, यही क्रेब्स साइकिल, TCA, साइट्रिक एसिड साइकिल, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जो हम लोग अगले वीडियो में जो है इसको देखेंगे। आप इतना जो है एरोबिक रेस्पिरेशन को इतना याद करिए, समझिए, सीखिए
और जो भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर करेंगे, ताकि जैसे जैसे वीडियो बनते जाएगा स्वतः आपके पास पहुंचते जाएगा। और ज़रूर जो है सब्सक्राइब करिए। चलिए ठीक है फिर।